हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो हमने डाली थी अपने कुछ क्वेश्चंस की, 10 क्वेश्चंस की। तो हमने दोबारा से 10 क्वेश्चन मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर डाले थे और इवन मैंने अब एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, आप चाहो तो आप भी उसमें आप ऐड हो सकते हो। ठीक है, इनविटेशन लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा। बात करते हैं, मैंने 10 क्वेश्चन और नेक्स्ट डाले हैं। उन 10 क्वेश्चन कौन कौन से हैं और उनके आंसर क्या है, तो आज इस वीडियो में उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम डीएसएसबी और नॉट सेट के लिए 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस है आपके कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो आपके बेसिक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस अगर आपने क्वेश्चन कर लिए अच्छे से, तो इन्हीं क्वेश्चन से आप दूसरे क्वेश्चंस भी इजीली कर सकते हो। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, Which of the following is the component of kangaroo mother care? अब इन्होंने पूछा है कंपोनेंट ऑफ केएमसी। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूं अपनी यूट्यूब वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो आप वहां देख सकते हो कि केएमसी का मतलब क्या होता है, कि केएमसी वाई कंगारू मदर केयर, मतलब कंगारू मदर केयर ही इसको क्यों बोला जाता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाकर अपने चैनल पे डाल रखी है। आई बटन पे उसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो इन्होंने पूछा है केएमसी के कंपोनेंट कौन सा, इनमें केएमसी का कंपोनेंट है। बेसिकली 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं केएमसी के। ठीक है, 3 मेजर कंपोनेंट, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सबसे पहला कंपोनेंट है आपका स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, मतलब बच्चा मदर के कांटेक्ट पे, स्किन टू स्किन कांटेक्ट। जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है तो हम बच्चे को क्या करते हैं, मदर के एब्डोमेन पे रख देते हैं या मदर की ब्रेस्ट के बीच में रख देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, बच्चे का और मदर का स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, जिसकी वजह से बच्चे को हाइपोथर्मिया या बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती है। मतलब जैसे हाइपोथर्मिया से प्रिवेंशन, बच्चा फीडिंग के लिए इनिशिएट लेता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट। इवन जैसे ऐसा नहीं कि डिलीवरी के टाइम पर ही हम इसको कांटेक्ट में रखना होता है, आफ्टर डिलीवरी भी हम इसको मदर के स्किन टू स्किन कांटेक्ट में लेकर जाते हैं। और मोस्टली ये बच्चे उन बच्चों के अंदर जाता है जिनकी जेस्टेशनल एज कम होती है या फिर जो लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं। ठीक है, बाकी आप इसको अच्छे से देखना इस वीडियो को, इसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया कि एक्सटेंडेड आवर्स कितने होते हैं, लॉन्ग टर्म कितना यूज करते हैं, शॉर्ट मिनिमल ड्यूरेशन कितनी होती है, कौन कौन केएमसी दे सकता है, केएमसी के और बेनिफिट क्या है, इसके बारे में मैंने सब कुछ उस वीडियो के अंदर डिटेल वीडियो में डाल रखा है। ठीक है, तो एक मेजर कंपोनेंट क्या हो गया हमारा, स्किन टू स्किन कांटेक्ट। दूसरा हमारा मेजर कंपोनेंट है दैट इज ईबीएफ। ईबीएफ इज द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब ये होता है जिसके अंदर केवल और केवल बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क ही दिया जाए, उसके अलावा कोई भी फूड नहीं, इवन वाटर भी नहीं देना, चाहे भले ही समर हो चाहे कितने भी गर्मी हो, बच्चे को वाटर भी नहीं देना होता। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब ये होता है कि बच्चे को केवल और केवल मां का दूध ही दिया जाए, और जो कि हम देते हैं अप टू 6 मंथ। वैसे ब्रेस्ट फीडिंग को 2 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं, बट नॉट एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव जस्ट फॉर 6 मंथ, मतलब 6 महीने तक बच्चे को केवल मां का दूध ही, उसके बाद हम दूसरे फूड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और साथ में मां का दूध भी दे सकते हैं। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट है अर्ली डिस्चार्ज। जब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड और स्किन टू स्किन कांटेक्ट हम बच्चे को करवाते हैं, तो उससे क्या होता है, देयर इज अ चांसेस ऑफ अर्ली डिस्चार्ज ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। मतलब जो बच्चे लो बर्थ वेट या फिर लो जेस्टेशनल एज, मतलब प्रीमेच्योर डिलीवर हो जाते हैं, तो अगर हम ये चीज मेजर, ये 2 कंपोनेंट अगर हम मेंटेन रखते हैं, तो बच्चे का जो डिस्चार्ज होता है वो फास्ट हो जाता है, मतलब वो ज्यादा डिले नहीं रहता। तो ये 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं हमारे। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ कंगारू मदर केयर। फर्स्ट इज इंक्यूबेटर, तो ये इसका नहीं होता, इंक्यूबेटर इज अनदर थिंग। हीट थेरेपी, नो। हीट थेरेपी का मतलब ये है कि मान लो आपने हॉट एप्लीकेशन दे दी या फिर कोई हीट ब्लैंकेट आपने यूज किया, ठीक है, दैट इज हीट थेरेपी। और फोटोथेरेपी, जो कि बेसिकली जॉन्डिस में यूज किया जाता है। तो इसका आंसर दैट इज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ये हमारे 3 मेजर कंपोनेंट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ केएमसी। अब देखो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है ऑलमोस्ट, बट लैंग्वेज चेंज हो गई है और क्वेश्चन का मतलब भी चेंज हो गया है। देखो उन्होंने बोला पहले पूछा कौन सा कंपोनेंट है, अब पूछा कौन सा कंपोनेंट नहीं है।
तो ऑप्शन है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ये हमने बात की थी, ये इसका आंसर है, ठीक है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ये भी है। अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलोअप, ये भी है। अभी देखो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, ठीक है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का मतलब ये कि आपने एडिशनली बाहर से कोई न्यूट्रिशन दे दिया, जैसे फॉर्मूला फीड बच्चे को अगर अच्छे से मदर जो है वो अच्छे से बच्चे को फीड नहीं करवा पा रही है, या मिल्क अच्छे से डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करते हैं सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दे सकते हैं, जैसे सोया मिल्क, फॉर्मूला फीड, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मतलब नहीं होता केएमसी का। केएमसी का मतलब केवल होता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, केवल और केवल मदर मिल्क, नो एडिशनल एनी फूड, ठीक है। तो सॉरी, ये हमारे क्रॉस हो गए, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड वॉल्यूम इन अ प्रीटर्म नियोनेट। प्रीटर्म नियोनेट मतलब जो बच्चा लेस देन 37 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले डिलीवर हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रीटर्म। अब जो बच्चे प्रीटर्म होते हैं, ठीक है, अब देखो या तो बच्चा टर्म होगा या फिर प्रीटर्म होगा। जो बच्चे टर्म होते हैं उनके अंदर जो ब्लड वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो होता है 80 to 100 ml पर केजी। जैसे मान लो एक बच्चा 3 किलो का है एट द टाइम ऑफ बर्थ, अगर उसको मुझे ब्लड वॉल्यूम निकालना पड़े, और इसके अंदर जो मोस्ट कॉमनली मतलब एक एवरेज अगर हम लेकर चले, जो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है वो होता है हमारा 80 ml पर केजी। तो उस 80 ml को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो गया 240 ml बच्चे के अंदर क्या है, ब्लड वॉल्यूम है टोटल, ठीक है। ऐसी प्रीटर्म के अंदर क्या होते हैं, एक्चुअली प्रीटर्म के अंदर ये जो ब्लड वॉल्यूम होता है ज्यादा होता है। अब आप कहोगे सर टर्म के अंदर तो आपने कम बताया और प्रीटर्म के अंदर ज्यादा, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो प्रीटर्म के अंदर जो मैच्योर हमारे आरबीसीज होते हैं वो कम होते हैं इन कंपेयर टू इमेच्योर, ठीक है। तो इमेच्योर ज्यादा होंगे और मैच्योर कम होंगे, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। अब इनके अंदर होता है 90 to 105 ml पर केजी। देखो टर्म के अंदर मैच्योर आरबीसीज ज्यादा है और प्रीटर्म के अंदर इमेच्योर आरबीसीज ज्यादा है और मैच्योर कम है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। अब जैसे जैसे वो मैच्योर की तरफ बढ़ने लग जाएंगे वैसे वैसे प्री मैच्योर कम हो जाएंगे और ब्लड वॉल्यूम भी धीरे धीरे कम आने लग जाएगा, कितना, टर्म जितना, ठीक है। तो इसके अंदर मोस्ट कॉमनली हमारा होता है 90 ml पर केजी। अब यहां पर देखो, इसलिए देखना प्रीटर्म बेबी जो होता है बहुत ज्यादा रेडिश दिखाई देते हैं इन कंपेयर टू टर्म बेबीज, है ना। देखो अब देखो यहां पर रेंज क्या हमारी 90 to 105, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ये हमारा टर्म के अंदर मिलेगा, ये नहीं है और ये भी नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया 90 ml पर केजी, जो कि मोस्ट कॉमन होता है। प्रीटर्म के अंदर 90 ml और टर्म के अंदर 80 ml पर केजी, ये मोस्ट कॉमन वैल्यू है हमारे टर्म और प्रीटर्म की। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में बताया था, बट टाइप 2 के बारे में बताया जिसको हम बोलते थे TTNB एंड वेट लंग सिंड्रोम ऑल्सो, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का मतलब ये है कि बच्चा अच्छे से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट नहीं कर पा रहा है, मतलब अच्छे से टिश्यू परफ्यूजन नहीं हो पा रहा है, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। उसका रीजन ये है कि लंग्स के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर एल्वलाई जो है वो कोलैप्स हो गए हैं। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, बेसिकली एल्वलाई हो जाते हैं कोलैप्स, और ये कोलैप्स इसलिए होते हैं ड्यू टू इनसफिशिएंट सर्फेक्टेंट। ये सर्फेक्टेंट क्या करता है, एल्वलाई को कोलैप्स होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। बट अब सर्फेक्टेंट कम है तो एल्वलाई क्या हो जाएंगे, कोलैप्स। एल्वलाई कोलैप्स हो जाएंगे तो उस कंडीशन को बोलेंगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है कि ये कब सर्फेक्टेंट हमें मैच्योर अमाउंट में देखने को मिलता है, कब इमेच्योर अमाउंट में देखने को मिलता है, अगर ये चीज हो जाती है तो हमें क्या ट्रीटमेंट देना पड़ता है, सर्फेक्टेंट देना पड़ता है, या फिर इस चीज को प्रिवेंट भी किया जा सकता है या नहीं। मतलब बर्थ से पहले अगर हम कुछ ऐसा इंजेक्शन दे दें जिससे ये चीज प्रिवेंट हो जाए, तो वो भी मैंने उस वीडियो के अंदर बताया है, उसका भी आपको लिंक इस आई बटन के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये बेसिकली होता क्यों है, जब बच्चा लेस देन 35 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले डिलीवर हो जाए, इसका मतलब
बच्चा क्या हो, प्रीमेच्योर हो, तो उसके अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम से पहले सर्फेक्टेंट जो रिलीज होता है वो होता है इमेच्योर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, सर्फेक्टेंट क्या नहीं कर पाएगा, प्रिवेंट नहीं कर पाएगा किसको, एल्वेओलाई के कोलैप्स को, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो इसका आंसर हमारा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड प्रेजेंट विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस was brought to emergency with bag and mask ventilation. Now child is intubated. Chest X-ray shows right-sided deviation of the mediastinum with scaphoid abdomen. His pulse rate is increased. Okay, एक बच्चा आया जो कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, मतलब कोई ना कोई लंग से उसकी इशू है, ठीक है, और विद बैग एंड मास्क वेंटिलेशन के साथ, मतलब बच्चे को एम्बू करते हुए लेकर आ रहे हैं, ठीक है। नाउ चाइल्ड इज इंटूबेट, इसको इंटूबेट कर दिया है। चेस्ट एक्सरे ने बताया कि बच्चे का राइट साइड डेविएशन है मीडियस्टिनम का, मतलब जो हमारा हार्ट है वो राइट साइड क्या हो गया, डेविएटेड हो गया है। अब वो किस वजह से हुआ वो अभी देख लेंगे। और हिज पल्स रेट इज इंक्रीज्ड विद स्केफॉइड एब्डोमेन। अब मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं स्केफॉइड एब्डोमेन का मतलब क्या होता है। देखो ये कंडीशन क्या बता रही है, ये कंडीशन ये बता रही है कि बच्चे का जो हमारा थोरैसिक केज है, ठीक है, और ये हो गया हमारा डायफ्राम, तो ये हो गया हमारे लंग्स, ठीक है। अब ये वाला पार्ट जो हमारा, ये वाला पार्ट थोड़ा राइट साइड डेविएटेड हो गया, शिफ्ट हो गया, ठीक है। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इसके अंदर स्पेसिफिकली क्या रीजन है वो ये है कि हमारा जो डायफ्राम है, ठीक है, वहां पर एक होल होता है, ठीक है, और उस होल से यहां के जो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं वो इसके अंदर चले गए हैं, इस होल से। कहां पर, इस थोरैसिक केज के अंदर। अगर वो इसके अंदर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहां का एरिया क्या होगा, ये क्या करेगा, पुश करेगा, इसको पुश करेगा किस साइड, कि मुझे यहां पर इस जगह दो, ठीक है। तो जब वो इस तरफ जगह मांगेगा तो ये वाला पार्ट इस साइड पुश हो जाएगा और इंटेस्टाइन यहां पर आ जाएगी। जैसे अब इस डायग्राम को देखो, मैं जरा इस डायफ्राम को ऐसे बना देता हूं, ये डायफ्राम है, ठीक है, और ये पार्ट जो हमारा इतना ही क्या हो गया, होल हो गया, और ये जो हमारे इंटेस्टाइनल ऑर्गन्स है ये कहां चले गए, अंदर की तरफ, और हमारा जो लंग्स है वो क्या हो गया, छोटा हो गया, क्योंकि इस साइड से क्या हो गए, एब्डोमिनल ऑर्गन अंदर आ गए थोड़े से केज के अंदर, तो उसने क्या किया, लंग्स को पुश किया, और पुश करने से लंग्स क्या हो गए, धीरे धीरे कोलैप्स होने लगे, छोटे होने लगे, जिसको बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं हम पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, एंड इट इज द कॉज ऑफ डेथ। यही कॉज है डेथ होने का, बच्चे के मरने का, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया होने का, ठीक है। तो पल्मोनरी टिश्यू परफ्यूजन क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा, और प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। अब इस चीज, इसके अंदर चीज देखो, एक मैं आपको बताता हूं। इन्होंने बोला कि बच्चा लाया गया विद बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। अब उन्होंने क्या किया, मास्क लगाया और एम्बू करते गए। और जब एम्बू करते हैं, हम जब भी एम्बू करते हैं तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ठीक है। मतलब पॉजिटिव, हमने क्या किया, अब बाहर से एक एयर दी, ठीक है, प्रेशर के साथ, प्रेशर के साथ एयर दी, और वो जो एयर होगी वो बच्चे के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी जाएगी और बच्चे के एब्डोमेन में भी जाएगी। अब एक चीज देखो, अगर वो चीज एब्डोमेन में जाएगी, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है स्टमक भी क्या होगा, डिस्टेंडेड होगा, आगे जो इंटेस्टाइन भी क्या होगी, डिस्टेंडेड होगी। अगर वो डिस्टेंडेड होंगी तो थोरैसिक केज में जो हमारे इंटेस्टाइनल ऑर्गन आ गए हैं, स्टमक और इंटेस्टाइन आ गए हैं, अगर वो डिस्टेंडेड होंगी, और ज्यादा डिस्टेंडेड होगी तो क्या होगी, और ज्यादा प्रेशर लगाएगी किस पर, थोरैसिक केज पर, और ज्यादा लंग्स को क्या करेगी, कोलैप्स करेगी, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन नहीं देना चाहिए इस कंडीशन के अंदर, है ना, क्योंकि हम जितना पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे उतनी एयर हमारे स्टमक में जाएगी, उतना ही स्टमक डिस्टेंडेड होगा, उतने ही इंटेस्टाइन भी क्या होंगे, डिस्टेंडेड होंगे, और उतने ही हमारे लंग्स क्या होंगे, कोलैप्स होंगे। तो हमेशा याद रखना, जब कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया होता है
जब कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया होता है तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन या फिर मैं बोल दूं एम्बू जो होता है वो होता है कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ये हमें कभी नहीं देना होता, क्योंकि उससे क्या होंगे, हमारे लंग्स और ज्यादा कोलैप्स होंगे। अब ये देखो आगे देखो, इन्होंने बोला कि चलो इससे तो लंग्स क्या कर दिया, और ज्यादा कोलैप्स कर दिया, जो कि हमें नहीं करना चाहिए था ना। तो चाइल्ड इज इंटूबेटेड, इंटूबेट कर दिया, ठीक है। चेस्ट एक्सरे ने बताया कि राइट साइड डेविएशन है विद स्केफोइड एब्डोमेन। स्केफोइड एब्डोमेन का मतलब क्या होता है कि जब हमारे स्टमक से जब स्टमक और जो हमारे एब्डोमेन के जितने भी, नोट हमारे स्टमक से नहीं, हमारे एब्डोमेन से हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है नीचे क्या बच जाएगी, जगह बच जाएगी, और एब्डोमेन स्टम क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, स्कूप टाइप हो जाएगा। देखो आपको दिखा देता हूं, ये देखो अब इस बच्चे के अंदर ये सारे के सारे एब्डोमिनल कहां चले गए, इसके अंदर चले गए, और ये हो गया ऐसे स्कूप टाइप। और जब इसको ट्रीट किया गया तो वापस से क्या गया, एब्डोमिनल ऑर्गन अंदर आ गए, तो अब देखो ये बिल्कुल स्कूप नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम स्केफोइड एब्डोमेन। तो इसका मतलब जब स्केफोइड एब्डोमेन होगा तो इसका मतलब इंटेस्टाइनल, मतलब एब्डोमिनल ऑर्गन कहां चले गए, थोड़ा से केज में चले गए, जो क्या बताता है, कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया, मतलब बाय बर्थ बच्चे के डायफ्राम के अंदर अच्छे से बना नहीं था, एक होल रह गया था, जिसकी वजह से एब्डोमिनल ऑर्गन क्या हो गए, हर्निएट हो गए, माइग्रेट हो गए हमारे एब्डोमेन से थोरेसिक केज के अंदर। ओके, हिज पल्स रेट इज इंक्रीज। अब वो पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा रह गया, वो पूछ रहा है कि व्हाट इज, अच्छा हाँ ये रहा, यहां पर आ गया, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट स्टेप करना है हमें, तो बोल रहा है कि एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, इंट्यूबेशन तो हो गया ऑलरेडी, तो ये तो जरूरत है नहीं, इंट्यूबेट तो कर दिया बच्चे को। ओके, सर्जरी करेंगे, हम आंसर मान लेते हैं। एंटाइडल CO2 टू कंफर्म द इंट्यूबेशन। जब बच्चा इंट्यूबेट कर दिया है, ऑलरेडी इंट्यूबेटेड है, ठीक है, तो इसका मतलब वो कंफर्म भी किया गया होगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, पुट ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, एनजी ट्यूब डाल देंगे। क्यों डाल देंगे, क्योंकि इट प्रिवेंट फर्दर कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स। अब नहीं समझोगे, मैं समझाता हूं। देखो हमने एनजी ट्यूब जब डाली, ठीक है, एनजी ट्यूब डालकर जो उसका हमारा जो ऊपर वाला टॉप पार्ट होता है उसमें एक कैप होती है, ठीक है, तो उसको हम ओपन क्लोज कर सकते हैं। अब एनजी ट्यूब डालने के बाद हम उसको ओपन छोड़ देंगे, क्यों, ताकि जो हमने बैग मास्क वेंटिलेशन से उसको डिस्टेंडेड किया है एब्डोमेन को और इंटेस्टाइनल ऑर्गन को, तो वो एयर वहां से वापस निकल जाए, और जो प्रेशर बढ़ गया हमारे थोरेसिक केज में, क्यों, क्योंकि एब्डोमेन जो हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन क्या थे, डिस्टेंडेड थे, ठीक है, एयर की वजह से। और जब वो एयर चली जाएगी तो वो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो हमारे लंग्स कोलैप्स हो गए थे वो थोड़े बार से क्या हो जाएंगे, रिलीफ फील हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें एनजी ट्यूब इमीडिएटली डालनी होती है अगर आपने बैग मास्क वेंटिलेशन किया है तो, ठीक है। वैसे वो कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है, बट कुछ अनस्किल्ड पर्सन इनको नहीं पता होता वो कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें एनजी ट्यूब इंसर्शन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया एनजी ट्यूब इंसर्शन। नेक्स्ट है, a neonate weight 1.5 kg is delivered at 33 weeks. Which of the following would be the most appropriate method for nutrition for the baby? Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि at which gestational age we need to give what type of method of feeding, ठीक है, कौन सा मेथड हमें यूज करना है जब भी हमें पता चले कि बच्चा इस जेस्टेशनल एज में है। अब आपने सबसे पहले यही सुना होगा, जो ये बच्चा डिलीवर होता है, ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं। बट यहां पर जो एज है वो है 33 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, मतलब बच्चा क्या है, प्री टर्म है। अब इन बच्चों के अंदर हम कभी भी ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते, मैं आपको बताता हूं। जो बच्चे लेस देन 28 वीक ऑफ जेस्टेशन वाले होते हैं, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है, जो बच्चे लेस देन 28 वीक ऑफ जेस्टेशन वाले होते हैं, उनके अंदर ना तो प्रॉपर सकिंग होती, ठीक है, और ना ही नो
गट मोर्टेलिटी। इसका मतलब यह है कि जो बच्चे लेस देन 20 वीक ऑफ जेस्टेशन पर डिलीवर होते हैं, ना तो उनके अंदर सकिंग होती, ना ही कोऑर्डिनेशन होता बिटवीन सकिंग, स्वेलोइंग एंड ब्रीथिंग। ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ड्यूरिंग फीडिंग, सकिंग, स्वेलोइंग, ब्रीथिंग। ये कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। तो बच्चा अगर उसको कुछ भी फीड करवाओगे तो उसको वो एस्पिरेट करेगा, और जो पार्ट गट के अंदर भी जाएगा, जो हमारे स्टमक में भी जाएगा फूड, ठीक है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा ड्यू टू पुअर गट मोर्टेलिटी। अब पुअर गट मोर्टेलिटी होने की वजह से आगे फूड जा नहीं पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और बच्चा कर जाएगा, उसको कोई फीड मिल भी नहीं पाएगी जिसमें हम फीड दे भी रहे हैं, ठीक है, तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इवन बच्चा चीजों को एस्पिरेट ही करेगा, और एस्पिरेट करेगा तो क्या होगा, फर्दर रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन होते रहेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, बच्चे को आईवी फ्लूइड्स देते हैं। आईवी फ्लूइड्स में बेसिकली टीपीएन, क्लियर, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, जो हम मतलब पूरा न्यूट्रिशन थ्रू आईवी देंगे ताकि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। अब जो बच्चे, यहां लिख देता हूं, 28 से 31 वीक ऑफ जेस्टेशन वाले होते हैं, ठीक है, जो 28 से 31 हफ्ते वाले बच्चे जो होते हैं, उनके अंदर सकिंग डेवलप हो जाती है, ठीक है, सकिंग तो डेवलप हो जाती है, बट नो कोऑर्डिनेशन, नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन सकिंग, swallowing एंड ब्रीथिंग। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती। अब जो कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगी तो बच्चा क्या कर सकता है, एस्पिरेट कर सकता है। तो इन वाले बच्चों को अंदर के हम क्या करेंगे, इन बच्चों को हम या तो ओजी से मतलब ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब से या नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से ही फीड करवाएंगे, ठीक है। तो फीडिंग किससे मिलेगी, ओरो गैस्ट्रिक और नेजोगैस्ट्रिक। अब आते हैं बच्चे वो जो होते हैं 32 से 34 वीक ऑफ जेस्टेशन वाले। तो 32 से 34 वीक वाले जेस्टेशन वाले, इनके अंदर जो सकिंग है वो अच्छे से डेवलप होती है, सकिंग डेवलप, और कोऑर्डिनेशन भी होती है बिटवीन ब्रीथिंग एंड स्वेलोइंग। बट ये जो कोऑर्डिनेशन होती है ये होती है स्लाइटली इमेच्योर, ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत स्लाइटली मैच्योर है, ठीक है, या फिर मैं इमेच्योर की जगह बोलूं स्लाइटली मैच्योर है, स्लाइटली मैच्योर है। तो ऐसे बच्चों के अंदर हमें बहुत केयरफुली बच्चे को फीड करवाना पड़ता है। अब बच्चे को केयरफुली फीड आप तभी करवा सकते हो जब आप उसको अपने हाथ से फीड करवाओ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाओगे, ठीक है, तो बच्चा उस चीज को एस्पिरेट कर सकता है। अगर आप केयरफुली फीड करवाओगे, कैसे, जैसे पैराडाई से बच्चे के साइड में या माउथ के साइड में हम क्या करेंगे, कोई भी ड्रॉपर से लेकर उसको फीड करवाएं या स्पून से फीड करवाएं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि बच्चा एस्पिरेट नहीं कर पाता, और अगर आप उसको डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड करवाओगे तो उसको वो इजीली एस्पिरेट कर जाएगा। अब साइड में फीड करवाने का रीजन ये है क्योंकि जो बच्चे का लैरिंक्स होता है वो थोड़ा ऊपर होता है, ऊपर होने की वजह से वो ऐसे सीधा होता है, ठीक है। तो जो फूड होता है वो साइड से निकल जाता है, बट साइड से तभी निकल पाएगा जब आप साइड से उसको पुश करोगे। बट बच्चा यहां जो फीड करवाएगा वो तो क्या करेगा, स्ट्रेट लेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, बच्चे को फीड करवाना है, बट नॉट विद ब्रेस्ट फीड, विद स्पून और पैलेडाई, ठीक है। अब जो बच्चे मोर देन 34 वीक ऑफ जेस्टेशन वाले होते हैं, उनके अंदर ये सारी चीज वेल मैच्योर हो जाती है। कौन सी सारी चीज, मैच्योर सकिंग हो जाती है, हम बिल्कुल नीचे आ गए ना, एंड ग्रेट कोऑर्डिनेशन। ग्रेट कोऑर्डिनेशन किसके बीच में, ग्रेट कोऑर्डिनेशन बिटवीन सकिंग, ब्रीथिंग एंड स्वेलोइंग, ठीक है। अब इन बच्चों के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं।
तो आया समझ में आपको? मैंने आपको बताया कि जो बच्चे पहले लेस देन 28 वीक ऑफ जेस्टेशन होते हैं उनके अंदर ना तो अच्छे से सकिंग होती है ना कोई कोऑर्डिनेशन होता है, तो ऐसे बच्चों को अंदर हम कभी, और दूसरी चीज गट मोर्टेलिटी भी नहीं होती है। तो इन बच्चों के अंदर हम क्या करते हैं, हम इन बच्चों को कभी भी थ्रू ओरल, चाहे ओरोगैस्ट्रिक हो, नेजोगैस्ट्रिक हो या पैलेडाई हो या ब्रेस्ट फीड हो, इससे कभी फीड नहीं करवाएंगे क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। तो इन बच्चों को अंदर टीपीएन पर मतलब आईवी फ्लूइड पर रखेंगे। अब जो बच्चे 28 to 31 वीक ऑफ जेस्टेशन वाले होते हैं उनके अंदर सकिंग थोड़ा बहुत मैच्योर हो जाता है, बट दिस इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्वेलोइंग, सकिंग एंड दी ब्रीथिंग। तो ऐसे बच्चों के अंदर हम क्या करते हैं, थ्रू ओजी या नेस्ट्रोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू ही हम देंगे, क्योंकि बच्चे के अंदर स्वेलोइंग या ब्रीथिंग अच्छे से नहीं होगी तो बच्चा उसको एस्पिरेट कर जाएगा। बट हाँ, गट मोर्टेलिटी इसके अंदर आ जाती है। तीसरी चीज हमारा जो 32 34 वीक ऑफ जेस्टेशन, इन बच्चों के अंदर सकिंग वगैरह और कोऑर्डिनेशन वेल डेवलप हो जाता है, बट स्लाइटली मैच्योर होता है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते, तो इसलिए हम स्पून या पैलेटाइज से करवा सकते हैं। इवन इन बच्चों के अंदर कुछ टाइम बाद ब्रेस्ट फीड भी करवाना स्टार्ट कर देते हैं, बट वही है कि इसके अंदर रिस्क रहता है। ठीक है, हाँ, रिस्क फ्री कब रहेगा, जब बच्चा मोर देन 34 वीक ऑफ जेस्टेशन हो जाएगा, इसके अंदर सारी चीज वेल मैच्योर हो जाएगी और बच्चा इजीली क्या कर पाएगा, ब्रेस्ट फीड कर पाएगा। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो 33 वीक ऑफ जेस्टेशन वाला बच्चा है तो इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड फॉर न्यूट्रिशन फॉर द बेबी, मतलब कौन सा मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो पहला था आईवी फ्लूइड या फिर ओरल फीडिंग। ठीक है, तो हमें पता है कि जब लेस देन 28 वीक होता है तो उसके अंदर हमें आईवी फ्लूइड देना होता है, तो इसमें तो हम आईवी फ्लूइड नहीं, हम इसके अंदर ओरल फीडिंग दे सकते हैं, बट नॉट डायरेक्ट ओरली। वो देख लेते हैं कैसे। तो ये तो दोनों चीज में डाल दी तो क्रॉस हो गया। दूसरा ऑप्शन है हमारा कि फीडिंग बाय स्पून और पैलेडाई, फीडिंग बाय स्पून और पैलेडाई। तो ये देखो, ये कितना लिखा, 33 वीक ऑफ जेस्टेशन, और 32 से 34 वीक ऑफ जेस्टेशन कौन सी कर सकते हैं, स्पून और पैलेडाई यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं, टीपीएन हम दे सकते हैं। टीपीएन कब देते हैं, जब बच्चा लेस देन 28 वीक, क्योंकि गट मोर्टेलिटी नहीं होती तो टीपीएन पर बच्चे को जाते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। और नेजोगैस्ट्रिक हम कब करते हैं, जब 28 से 31 वीक ऑफ जेस्टेशन बच्चा होता है, क्योंकि ब्रीथिंग, स्वेलोइंग और सकिंग के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। तो ये हो गया हमारा क्रॉस, तो आंसर आ गया हमारा बी। ओके, नेक्स्ट है ब्रोंच बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू। ब्रोंच बेबी सिंड्रोम मतलब बच्चा कैसे दिखाता है, ब्रोंच जैसा दिखाई देता है। ठीक है, ब्रोंच मतलब आपने जब आप फर्स्ट सेकंड या थर्ड आए होंगे तो मेडल मिलते थे ना, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंच। ठीक है, तो ब्रोंच कुछ ऐसा ही कलर होता है, मतलब डार्क ग्रेइश ब्लैकिश कलर हो जाता है बच्चे का। आप जैसे इस इमेज के अंदर देख सकते हो, अब ये बच्चा क्या है, ये इसका नॉर्मल पिगमेंटेशन है, और ये ऐसा हो गया किसकी वजह से, फोटोथेरेपी की वजह से। क्यों फोटोथेरेपी की वजह से, क्योंकि बच्चे को हम कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, ऐसे एक हमारी ये हमारा रेडिएंट वार्मर है। ठीक है, और इस पे हमने क्या किया, बच्चे को लिटा दिया। ठीक है, और यहां ऊपर से आती हैं लाइट्स, कौन सी, ब्लू लाइट्स। ठीक है, बेसिकली ये जो ब्लू लाइट्स होती है, और इसमें मोस्ट कॉमनली ब्लू लाइट ही यूज करते हैं, आपने सुना होगा कॉम्बिनेशन ब्लू एंड व्हाइट लाइट। जो व्हाइट लाइट होती है उसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, बट ठीक है, व्हाइट लाइट क्या करती है, हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट साइनोसिस। साइनोसिस को डिटेक्ट करने के लिए हम व्हाइट लाइट यूज करते हैं। ठीक है, और ब्लू लाइट जो होती है मोस्ट कॉमनली यूज होती है। ये बेसिकली क्या करती है, हमारे बिलिरुबिन को कन्वर्ट करती है ल्यूमिरुबिन में। ल्यूमिरुबिन क्या होता है, बेसिकली ये एक सॉल्युबल फॉर्मेशन होती है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की, जो इजीली एक्सक्रीट हो जाती है हमारे यूरिन से या फिर स्टूल से। ठीक है, तो ऐसे ब्लू लाइट यूज हम करते हैं। जब ये लाइट, बेसिकली लाइट क्या करती है, इवन पेनिट्रेट करती है हमारे को स्किन्स को भी। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, अपनी बॉडी कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, कहीं वो ज्यादा पेनिट्रेट ना कर दे हमारे एपिडर्मिस सेल्स को, तो हमारी बॉडी क्या करती है, वहां की थिकनेस बढ़ाती है। ठीक है, अब वो थिकनेस कैसे बढ़ेगी, वो थिकनेस बढ़ेगी मेलानिन से। ठीक है, अब जितना ज्यादा मेलानिन रिलीज होगा या फिर जितने ज्यादा हम ब्लैकिश दिखाई देंगे, हमारी स्किन की थिकनेस उतनी ज्यादा होगी, हमारी स्किन उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है।
ठीक है। अब वो स्ट्रॉन्ग इसलिए हुई है ताकि जो ये यूवी रेज आती हैं हमारी या फिर लाइट रेज आती हैं, ये अंदर के ऑर्गन को, अंदर के सेल्स को डैमेज ना करें। जैसे साउथ अफ्रीका के अंदर क्या होता है कि वहां पर सनराइज जो होता है वो काफी पास में होता है सन, तो वहां की यूवी रेज उन पर डायरेक्ट पड़ती है, तो उनकी स्किन को बचाने के लिए, ठीक है, वो ज्यादा ब्लैकिश दिखाई देते हैं, उनके अंदर ज्यादा मेलानिन रिलीज होता है, इसीलिए ताकि उनकी अंदर की स्किन प्रोटेक्टेड रहे या सेल्स अंदर के प्रोटेक्टेड रहे। तो ज्यादा टाइम तक लाइट पर रहने की वजह से हमारा ब्रेन के अंदर ज्यादा मेलानिन रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से बच्चा कैसा होता है, ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है। जैसे ही बच्चा फोटोथेरेपी से जाएगा, धीरे धीरे बच्चे का कलर अपने आप ही नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, क्योंकि अब बच्चा लंबे टाइम तक किसमें नहीं रहेगा, लाइट के इफेक्ट में नहीं रहेगा। जैसे उसका बिल्कुल ठीक आ जाएगा, उसको डिस्चार्ज कर देंगे, कुछ टाइम बाद वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है फोटोथेरेपी की वजह से। जॉन्डिस में बच्चे का कलर कैसा हो जाता है, येलोइश होता है, ठीक है। जॉन्डिस की वजह से बच्चे का कलर येलोइश होता है। देखो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, पूछ रहा ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है। हमने लाइट रेज ज्यादा डाली जिसकी वजह से तो ब्रॉन्ज बेबी हुआ। क्यों? क्योंकि फोटोथेरेपी की वजह से हुआ, ज्यादा लाइट डाली तो मेलानिन ज्यादा रिलीज हुआ, जिसकी वजह बच्चा कैसा हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ठीक है। बट जॉन्डिस में बच्चा का कलर कैसा था, येलोइश, बिलिरुबिन का बढ़ने की वजह से। हाइपरबिलिरुबिनेमिया दैट मींस येलोइश। हीमोक्रोमेटोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस के बारे में आपको दो बात बता देता हूं। हीमोक्रोमेटोसिस क्या होता है कि जब भी हमारा हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है तो उसमें से निकलता है आयरन। ये आयरन कभी भी आयरन की फॉर्म में स्टोर नहीं होता, ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन, ठीक है। अगर ज्यादा हीमोग्लोबिन टूटेगा तो ज्यादा आयरन मिलेगा और ज्यादा ही फेरेटिन मिलेगा, और ज्यादा फेरेटिन मिलेगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम हीमोक्रोमेटोसिस, जो कि डिपॉजिट होने लग जाता है हमारी स्किन पर, हमारे लीवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर, हर जगह जगह स्टोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा फेरेटिन मिल गया। जब ये तभी होगा जब ज्यादा हीमोग्लोबिन ब्रेक हुआ किसी कंडीशन में, जैसे हीमोलाइसिस हुआ तो, ठीक है। इसमें बच्चा थोड़ा ग्रेइश दिखाई देता है, क्लियर? ओके। बट ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से, फोटोथेरेपी की वजह से। हीमोक्रोमेटोसिस किसकी वजह से, फेरेटिन की बढ़ने की वजह से। नेक्स्ट है फॉल्स अबाउट कर्निटेरिस। कर्निटेरिस क्या होता है, देखो कर्निटेरिस क्या होता है, जब भी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन मोर देन 20 mg पर डीएल हो जाता है, मोर देन 20 mg पर डीएल हो जाता है, तो वो क्रॉस कर जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर को। अब देखना, कभी भी अगर आपको जॉन्डिस होगा तो आपको कोई भी मतलब ब्रेन से रिलेटेड कोई इशू नहीं होगा कभी भी। मतलब एडल्ट के अंदर कर्निटेरिस देखने को नहीं मिलता। उसका रीजन ये होता है कि हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है वो मैच्योर होता है, और बच्चों का ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है वो होता है इमैच्योर। तो वो क्रॉस कर जाता है, क्या क्रॉस कर जाता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, और ये क्रॉस करके बेसिकली अफेक्ट करता है हमारे बेसल गैंग्लिया को एंड ब्रेन स्टेम को। इन दो चीजों को ये बेसिकली अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर ओपिस्थोटोनस बॉडी देखने को मिलता है। ओपिस्थोटोनस मतलब धनुष आकार शरीर। धनुष आकार क्या होता है, जैसे बच्चा ये है और ऐसे उसकी ये मान लो ये बैक साइड है, ठीक है, तो पीछे से ऐसे कर्वी हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो वैसे तो ये क्लासिकल साइन है हमारा किसका, टेटनस का, ठीक है। पर जब बेसल गैंग्लिया अफेक्ट होगा तो बॉडी हो जाएगी ओपिस्थोटोनस। और क्यों हुआ ये, बेसल गैंग्लिया की डिपोजिशन के वहां पर इस वजह से। और किस लिए हुआ, जब बिलिरुबिन क्या हो गया, मोर देन 20 mg पर डीएल हो गया। बट एक चीज ये है, अगर कर्निटेरिस हो गया, ठीक है, इसके कुछ स्टेजेस होती है, जब ये स्टेज क्रॉस कर जाता है तो ये कंडीशन इरिवर्सिबल हो जाती है। एक बार हो गई तो इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म रहेगा, ना कि ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। इसमें पूछा फॉल्स अबाउट, तो ये क्रॉस हो गया, ये चीज देखने को मिलती है, ये भी देखने को मिलती है, ये भी देखने को मिलती है। ये चीज नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिलता है अगर कर्निटेरिस हो जाता है। कब, जब मोर देन 20 mg पर डीएल क्या मिलता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हो जाता है तब। ओके, अ फुल टर्म
80 hours old newborn baby develops jaundice, what should be the minimum level of serum bilirubin to start the phototherapy? एक बच्चा जो हमारे पास 80 घंटे का हो गया, मतलब जिसको 80 आवर्स हो गए बर्थ के, ठीक है, तो उसका मिनिमम लेवल क्या होगा जब हमें उसकी फोटोथेरेपी स्टार्ट करनी है? मिनिमम लेवल ऑफ बिलिरुबिन, ठीक है। तो जेस्टेशनल एज या फिर मतलब एज के अकॉर्डिंग भी हम फोटोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। वो कब करते हैं? जैसे मान लो कोई बच्चा 24 टू 48 आवर्स का होता है हमारा, तो उसके अंदर जो मिनिमम वैल्यू होती है वो मोर देन या इक्वल टू 15 mg पर डीएल होती है। मतलब अगर बच्चे का बिलिरुबिन लेवल, अगर बच्चा मान लो 25 घंटे का हुआ है और उसका बिलिरुबिन लेवल 15 या 15 से ज्यादा मिलता है, तो हमें क्या स्टार्ट करनी है? स्टार्ट फोटोथेरेपी, ठीक है। ओके, अगर बच्चा 48 से 72 घंटे का होता है, ठीक है, तो मोर देन या इक्वल टू 18 mg पर डीएल हमें क्या करनी है? फोटोथेरेपी स्टार्ट करनी है। अगर 15 हुआ तो नहीं करनी। अगर बच्चा मान लो 50 घंटे का हुआ है और उसका बिलिरुबिन लेवल 15 है, तो हमें फोटोथेरेपी स्टार्ट नहीं करनी। कब करनी है? जब या तो 18 हो या उससे ज्यादा हो। अगर बच्चा मोर देन 72 आवर्स का है, ठीक है, तो मोर देन या इक्वल टू 20 mg पर डीएल अगर बिलिरुबिन लेवल हुआ तो फोटोथेरेपी स्टार्ट करनी है। अब यहां देखो 80 आवर्स का हो गया, मतलब मोर देन 72 आवर्स का हो गया। ऑप्शन देख लेते हैं, 20, 12.5, 18, 15। तो मोर देन 72 आएगा तो 20 या 20 से ज्यादा बिलिरुबिन लेवल में हम क्या करेंगे? फोटोथेरेपी स्टार्ट कर देंगे। और यही पूछ रहा है कि कब स्टार्ट, है ना, ये तो पूछ रहा है कब स्टार्ट करनी है। तो 20 होगा तो कर देंगे, इस पे नहीं करेंगे, इस पे नहीं करेंगे, इस पे नहीं करेंगे, इस पे नहीं करेंगे। तो आंसर आ गया हमारा 20 mg पर डीएल। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ये मैंने आज ही डाला था। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर है द कॉज ऑफ फेलियर टू थ्राइव। ओके, फेलियर टू थ्राइव का मतलब ये होता है कि जब बच्चा वेट गेन ना कर पाए तो उसको बोलते हैं फेलियर टू थ्राइव। उसके कुछ कॉजेज होते हैं, 3 कॉजेज होते हैं। ओके, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, ठीक है, वो भी आपको आई लिंक पे मिल जाएगी, आप उसको देखना। छोटी सी वीडियो है कि फेलियर टू थ्राइव किस चीज को बोलते हैं, कौन सी इसके टाइप होते हैं, ठीक है। ओके, द कॉज ऑफ फेलियर टू थ्राइव एज दे इवेलुएट ए 9 month old infant with weight and length below the 5th percentile, which of the following should be included in the differential diagnosis of infant is the important cause of। एक बच्चा है जो 9 महीने का है, जिसका वेट और हाइट कम हो गया, मतलब फेलियर टू थ्राइव हो गया, ठीक है। और वो पूछ रहा कौन सा ऐसा डायग्नोस होगा जो उसका मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज होगा। ऑप्शन है स्मॉल एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। स्मॉल एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है? जो हमारा हार्ट होता है, ठीक है, हमारे हार्ट के अंदर जो हमारा एट्रियम होता है, सेप्टम जो होता है, ठीक है, ये जो हमारा एट्रिया का सेप्टम होता है, यहां पर ये ओपनिंग रह जाती है। बट इन्होंने बोला ये छोटी सी ओपनिंग है। इवन स्मॉल एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट वाले बच्चों को तो जब वो 20-21 साल के किसी वैसे ही अगर उन्होंने बाई चांस उन्होंने कभी चेक करवा लिया तो देखने को मिल जाता, नहीं तो ये लाइफ लॉन्ग नहीं पता चलता, मतलब एसिम्प्टोमेटिक होता है ये मोस्टली, ठीक है। तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर आपको फेलियर टू थ्राइव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होता है, बहुत छोटा सा होता है, तो उसमें कुछ फर्क पता नहीं चलता। नेक्स्ट है एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस उसने पहले ही बोल दिया, एक्यूट और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस हुआ, बच्चा 1 महीना रहा होगा मोस्ट में भी, 1 महीना बहुत ज्यादा बता दिया मैंने, मैक्सिमम 10 दिन के अंदर मेनिंजाइटिस ठीक हो जाता है, ठीक है। तो 10 दिन की वजह से कोई लॉन्ग टर्म, देखो अब जो बर्थ और हाइट जो होती है वो इमीडिएट तो कम नहीं हो जाती, उसको इवेल्युएट करने में टाइम लगता है। मतलब अगर 3-4 महीने पता लगता है कि बच्चे का वेट गेन हुआ, हाइट बढ़ी या नहीं बढ़ी, क्योंकि ये इमीडिएट इफेक्ट देखने को मिलती है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो 10 दिन के अंदर अगर बच्चा बीमार रहेगा, थोड़ा बहुत उसका वेट कम हो जाएगा, बट उसको वो दोबारा से रीगेन कर लेगा, महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा वैसा ही, ठीक है। तो उसके अंदर फेलियर टू थ्राइव देखने को नहीं मिलेगा। ये तब मिलेगा अगर मेनिंजाइटिस ठीक ही नहीं हो रहा और लंबे टाइम तक चल रहा है, ठीक है, या कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई है। रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया। रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया से हाइट और वेट का कोई इशू नहीं आएगा, उसको बस हियरिंग लॉस हो सकती है, ठीक है।
फेलियर टू थ्राइव नहीं मिलेगा। ओटाइटिस मीडिया हो रहा है तो बच्चे की हियरिंग लॉस हो सकती है, बट फेलियर टू थ्राइव नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी क्रॉस हो गया। अब सुनो सिस्टिक फिब्रोसिस का आंसर क्यों है। सिस्टिक फिब्रोसिस के अंदर बेसिकली क्या होता है, हमारा एक रेगुलेटर होता है जिसको बोलते हैं हम CFTR, जिसका बेसिकली काम ये होता है कि जो हमारा म्यूकस वगैरह रिलीज होते हैं, जो सिक्रीशंस होते हैं, उनको एक इक्वल अमाउंट में, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को इक्वल अमाउंट में रिलीज करना और एक वेल बैलेंस सॉल्यूशन बनाना। सॉल्यूट इक्वल या सॉल्वेंट इक्वल या और एक वेल बैलेंस सॉल्यूशन बनाना। जैसे मैंने मान लो नींबू पानी बनाना है, तो नींबू पानी में अगर मैं ज्यादा नमक डाल दूं तो भी दिक्कत, चीनी कम डाल दूं तो भी दिक्कत, ज्यादा चीनी डाल दूं तो भी दिक्कत। तो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में हम इसको डालेंगे तब जाकर नींबू पानी अच्छा बनेगा। ऐसी ही सॉल्यूशन, मतलब ऐसी सिक्रीशंस हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में बनने चाहिए, जिसके अंदर प्रॉपर अमाउंट सॉल्यूट होगा और प्रॉपर अमाउंट सॉल्यूशन होगा। बट इस कंडीशन के अंदर ये रेगुलेट करता है हमारा CFTR, जिसके अंदर क्या हो जाती है, म्यूटेशन। तो वो चीज अब हो नहीं पाती, वो चीज हो नहीं पाती। तो हमारे GIT के अंदर बेसिकली हमारे पैनक्रियाज को ही अफेक्ट करता है। ठीक है, पैनक्रियाज क्या हमारी एक्सो एंड एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड है। ठीक है, जो सिक्रीशन भी करती है, जो क्या करती है, एंजाइम रिलीज करती है। वो एंजाइम जो हमारे फूड को क्या करती है, सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और बॉडी इसको यूटिलाइज करती है और अच्छे से ग्रोथ एंड हाइट, मतलब बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से होती है। बट अगर ये चीज ना हो, क्योंकि ये जो सिस्टिक फिब्रोसिस है ये कंजेनाइटल है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो एक बार हो गया तो उसके बाद लाइफ लॉन्ग चलेगा। उसका मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर इलाज नहीं है। ठीक है, बट सिम्टोमेटिक इलाज तो है। ठीक है, अगर ये चीज अगर ये बच्चे के अंदर हो जाती है, बाय बर्थ होती है, ठीक है, बच्चे का कोई भी फूड अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम फीड तो करवा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा देखने को मिलेगा बच्चे की हाइट और वेट क्या हो जाएंगी, कम, क्योंकि फूड क्या हुआ, एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि पेनक्रियास से एंजाइम रिलीज नहीं हो पाए। एंजाइम रिलीज हुए बट वो इतने थिक रिलीज हुए कि वो पहुंच ही नहीं पाए गट तक, वो वहीं पर विस्कस होकर चिपक गए। ठीक है, तो सिस्टिक फिब्रोसिस जो होगा हमारा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होगा किस चीज के लिए, फेलियर टू थ्राइव के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम ID दैट इज sunnyDal14, या फिर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। ठीक है, उसका इनविटेशन मैं आप डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। अब मिलते हैं 3 दिन के बाद अपने